हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम आज बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ भर्ती 2025 के सिलेबस के बारे में। और सिलेबस तो हो सकता है आपने बहुत खूब देखा होगा, अच्छे से देख लिया होगा, कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो उन सबसे अलग होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो का सिलेबस है और इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जो आपने देख रखा है, इसमें सब कुछ आपने देखा ही है। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसको इजी किया है और वो वाला सिलेबस हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती 2025 परीक्षा की इसकी। तो इसमें सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले सामान्य हिंदी, इसकी अगर बात करें तो आपको पता होगा कि इसमें कितने प्रश्न आने वाले हैं और कितने आपके नंबर के आएंगे। 24 प्रश्न इसमें आते हैं, 30 नंबर का है। पिछली बार भी यही था, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है। चेंज कहाँ हुआ है? चेंज हुआ है सिर्फ गणित में। गणित में थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। कितनी चेंजिंग हुई है अभी हम बात कर लेते हैं। तो गणित में अगर बात करें तो अब प्रश्नों की संख्या 24 आएगी और 30 नंबर की आएगी गणित। पिछली बार गणित है वो 40 नंबर की थी। तो यहाँ पर गणित में क्या कर दिए, 10 नंबर कम कर दिए हैं, तो आपके प्रश्नों की संख्या भी घट गई है। ठीक है, अब उस 10 नंबर को कहाँ डाल दिया है? उस 10 नंबर को यहाँ डाल दिया है, इसमें कंप्यूटर के लिए 10 नंबर के क्या जोड़ दिया, बेसिक कंप्यूटर जोड़ दिया है। अब ये कितने कितने प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान से, सामान्य विज्ञान से, भूगोल से, ये सब बातें आपको ऑलरेडी हो सकता है पता है, और नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने सब कुछ दे दिया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। समय की बात करें तो समय 3 घंटे है। प्रश्न यहाँ पर 160 है। सामान्यतः सभी एग्जाम में प्रश्न 150 ही होते हैं, यहाँ पर 160 प्रश्न है और समय 180 मिनट है। तो आपको लगभग लगभग 1 मिनट 12 सेकंड आपको यहाँ पर एक प्रश्न के लिए मिलेंगे और 200 अंक है। तो एक प्रश्न है वो 1.25 अंक का होने वाला है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। पिछली बार भी थी, अब की बार भी है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इससे आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें सिलेबस में भी ये सारे टॉपिक दे रखे, मैंने भी यहाँ पर लिख दिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इंग्लिश में बात करते हैं। तो इंग्लिश में देखिए, ये जो सिलेबस मैंने बनाया ना, इस सिलेबस में मैंने ये टॉपिक कहाँ से लिखे हैं? तो मैंने ये टॉपिक लिखे हैं पिछले पेपर से। कहाँ से लिखे हैं? पिछले पेपर से ये टॉपिक लिए हैं। तो पिछले पेपर की अगर बात करें तो पिछले पेपर का एनालिसिस किया गया और उसमें पाया गया कि इस प्रकार के प्रश्न हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। तो पिछला जो मुख्य परीक्षा का पेपर था उसको देखा गया, उसमें टेंस के प्रश्न आए हैं और आर्टिकल के प्रश्न भी आए हैं, प्रीपोजिशन के प्रश्न भी आए हैं। अब देखो, आर्टिकल है, टेंस है, प्रीपोजिशन, इनको अंडरलाइन भी किया गया है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा पूछी गई है। ठीक है, बाकी एक प्रश्न है वॉइस से भी आया, एक स्पीच से भी आया, सिनोनिम एंटोनिम से भी आया प्रश्न। सिनोनिम एंटोनिम है, ये कहाँ काम आएंगे? ये आपके पैसेज में भी काम आएंगे, पैसेज के अंदर भी इनसे प्रश्न आएंगे। इडियम और फ्रेजेज है, इनसे सीधा प्रश्न भी आया है और पैसेज के अंदर भी आया है। ठीक है, तो ये भी आपके काम आएगा। फिर वन वर्ड है, ये भी आपके पूछा गया था, और पैसेज है, इसके ऊपर 3 प्रश्न पूछे गए, तो हो सकता है आपकी बार भी इतना ही पूछा जाए। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 20 नंबर का इंग्लिश का आने वाला है। कितना है? 20 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब गणित के टॉपिक वही है जो सीधे सीधे सिलेबस में दे रखा है, तो इंग्लिश में आपको इन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और अच्छे से इनको तैयार करना है। जिनको अंडरलाइन कर रखा है इनका वेटेज बहुत अच्छा है, और बाकी ये जितने 9 टॉपिक, वैसे टॉपिक तो 8 ही है, तो 8 टॉपिक अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगर इतना कर जाओगे तो अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। ठीक है, पेपर है वो नया पेपर है, वो पिछले पेपर पे आधारित ही होता है, तो इस पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा हेडेक
नहीं लेनी, समय कम है उसके हिसाब से चलना है। और गणित में ये सारे टॉपिक आपको करने ही। अब देखो दशमलव भिन्न अगर आपकी किताबें पढ़ सकते हो, स्कूल की हो तो वो पढ़ सकते हो, वो तो शायद समय कम है तो शायद नहीं हो पाए। तो कोई भी गाइड ले लीजिए या कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह ले लीजिए या किसी का एमसीक्यू बैच ले लीजिए, वहां से आप इसको तैयार कीजिए, अच्छी तैयारी हो जाएगी शॉर्ट समय में। ठीक है। और वैसे किताबों का अनुभव लेना चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो। एक तो 10वीं की किताब में ये टॉपिक अच्छे से मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, और ज्यामिति रचना वाला भी मिल ही जाएगा, एक बहुपद वाला अच्छे से मिल जाएगा। और बाकी टॉपिक है वो स्कूल की किताब में मिलते हैं लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो ये 3 टॉपिक है वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप 10वीं की किताब से। वैसे 9th की किताब में बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब देखिए ये तो टॉपिक आपको तैयार करना है, ये भी सिलेबस में दिया है। अब बात करते हैं विज्ञान की। करंट अफेयर के जो दे रखे हैं वही आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सारा ही करंट अफेयर पढ़ना है। बस विशेष आपको ध्यान किस पे देना है कि कोई संस्था है, संगठन है और व्यक्तित्व है, इनके नाम पे विशेष ध्यान यहाँ पर देना है। सामान्य विज्ञान में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ऐसे प्रश्न जो दैनिक अनुभव और विश्लेषण पर आधारित है और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट से संबंधित है वो प्रश्न होंगे। पिछली बार पदार्थ और उनकी अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, अच्छी मात्रा में प्रश्न पूछे गए थे, अच्छी संख्या में। तो ये प्रश्न आपके आप कोई भी गाइड से या कोई भी नोट्स है वो पढ़ें, इसके लिए बहुत बेहतर रहेगा जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। और 9th 10th के नोट्स हैं तो उनमें से अगर आप पढ़ना चाहें तो ये एक पाठों के नाम है, उन पाठों को पढ़ लीजिए, बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा, एकदम बिल्कुल कम मैटर में हो जाएगा। ठीक है। उष्मा, ध्वनि, प्रकाश, ये प्रकाश है वो 10वीं की बुक में लगता है, ये पदार्थ और उनकी अवस्थाएं, मिश्रण, उसमें सारे इसमें लगते हैं, कोशिका भी लगती है। और रक्षा अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी है, इसको आप चाहें तो आप करंट के साथ जोड़कर पढ़ें, बहुत बेहतर होगा इसमें। ठीक है। अब ये टॉपिक आपको विज्ञान के अंदर पढ़ना है। ठीक है। लिमिटेड हो गया, हालांकि वैसे देखो ये टॉपिक अब पिछले पेपर पे आधारित है, इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन सामान्यतः दैनिक जीवन में यही चीज़ें होती है, तो ये आपके बेहतर रहेगा। अब देखिए विश्व भूगोल की बात करें तो अगर आप में से वीडियो की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ये आसान है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपके बात करें 4 प्रश्न ही पूछे गए थे विश्व भूगोल से पिछली बार। तो कोई इसकी तैयारी अभी तक नहीं पढ़ा है, सेकंड ग्रेड वगैरह की कोई तैयारी नहीं कर रहा है और इस टॉपिक को कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ संबंधित आ जाएगा तो वो देख लेना, बाकी इसको स्किप कर सकते हैं। 4 प्रश्न इसके आते हैं। ठीक है। अब की बार भी यही वेटेज रहने वाला है। भारत के भूगोल की बात करें तो ये तो देखो पटवारी में भी है, और भारत के भौतिक प्रदेश उसमें भी पढ़ना पड़ता है, पारिस्थितिक पर्यावरण उसमें भी पढ़ना पड़ता है, और इसमें एक है महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र जो कृषि और बागवानी से संबंधित है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और ये 4 टॉपिक है, ये अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है। भौतिक प्रदेश की अगर बात करें तो भौतिक प्रदेश में आपके जो भारत का भूगोल है उसमें भौतिक प्रदेश, इसमें पर्यावरण पढ़ना पड़ता है, पर्यावरण उसमें भी है, परिस्थिति की थोड़ा सा है वो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें राजस्थान भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल में टॉपिक बहुत सारे दे रखे हैं लेकिन प्रश्न किस किस से हैं जो अंडरलाइन कर रखे हैं। भौगोलिक क्षेत्र जो आपके सिलेबस में लिखा उनको तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, और जो मैंने पिछले पेपर पे आधारित जो टॉपिक के नाम लिखे वो मैंने बाहर लिखे ब्रैकेट से। तो भौतिक प्रदेशों से अच्छा प्रश्न आए हैं, नदियाँ और झीलों से आए हैं, वनस्पति प्रदेश से आए हैं, जिसमें वनस्पति में सब कुछ आ जाएगा, वन, वनस्पति सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है। मानसून जिसमें जलवायु और मौसम है, खनिज से प्रश्न आया, ऊर्जा से प्रश्न आया, और जिसमें आपके टॉपिक दे रखा है ऊर्जा समस्या है, ये सारा। ठीक है। मृदा से टॉपिक आया है, पर्यटन स्थलों से टॉपिक आया, प्रश्न आया है, लेकिन पर्यटन स्थल का टॉपिक है वो सिलेबस में नहीं है, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पर्यटन से पिछली बार प्रश्न आया था, पर्यटन का टॉपिक है वो कहीं भी नहीं दे रखा, हिस्ट्री प्लस संस्कृति कहीं भी नहीं है, लेकिन पिछली बार प्रश्न आया था, तो ये आपको अवश्य कर लेना चाहिए। जनसंख्या की समस्याएं दे रखा है, अब यहाँ पर आप चाहो तो जनगणना 2011 पढ़ सकते हो थोड़ी बहुत। ठीक है। जो न्यूनतम है, मैक्सिमम है, वो सारे आंकड़े पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो जनसंख्या की समस्याओं के अंदर क्या है, बेरोजगारी एक समस्या है, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, ये सारी समस्या हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न है वो इनमें पूछा जा सकता है, पिछली बार तो नहीं पूछा गया था। भूमि है, भूमि की बात करें तो वैसे देखो आर्थिक समीक्षा के अंदर भूमि का वर्गीकरण आता है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं,
लेकिन पिछली बार इससे कोई प्रश्न नहीं आया था। पशु गणना आप देख लीजिए, बाकी प्रश्न पिछली बार नहीं आया था। वन्य जीवन और वन संरक्षण से प्रश्न आया था, इसको आप जरूर देख के जाना। तो वनस्पति और वन देखेंगे तो उसमें आपके ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के आर्थिक विकास या आर्थिक जो अर्थव्यवस्था उसकी। इसमें अच्छा खासा वेटेज है और अच्छा प्रश्न भी अच्छे पूछे गए हैं इसमें से। सिलेबस में दिए गए लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। इसमें एक तो संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, ये नहीं पूछा गया था। निर्यात सामग्री से संबंधित कोई खास विशेष प्रश्न नहीं आया था। तो ये 2-3 टॉपिक हैं, हालांकि इसको स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि पूछा जा सकता है। बाकी सभी टॉपिक से प्रश्न, अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे और हर टॉपिक को यहाँ पर महत्व दिया गया था। राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं अब। देखो पिछली बार क्या था, भारत का इतिहास भी था 30 नंबर के अंदर। भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्य कार्य, पुनर्जागरण, ये सारे टॉपिक थे। लेकिन अब की बार सीधा मध्यकालीन पृष्ठभूमि राजस्थान के इतिहास का दे रखा है। देखो मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये रहा ऑफिशियल सिलेबस। इसमें ये 6 नंबर का जो पॉइंट दे रखा है, इसमें कहीं भी भारत के इतिहास के बारे में नहीं लिखा है, देख सकते हो आसानी से। ठीक है, सीधा राजस्थान के संदर्भ में लिखा है। तो राजस्थान के इतिहास के अंदर ये सारे टॉपिक पढ़ने। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, सारे आंदोलन आ जाएंगे। जो आपके 1857 की क्रांति है वो तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ प्रजामंडल आंदोलन है, वो भी इसमें शामिल है। राजनीतिक जागृति की बात करें तो इसमें आपके जो किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, सारे पढ़ने हैं, आंदोलन कुछ भी नहीं छोड़ना है। राजनीतिक एकता में बात करें तो एकीकरण की बात यहाँ पर हो रही है, ये भी हमें पढ़ना है। फिर अगर बात करें कला संस्कृति की, तो कला संस्कृति में ये सारे टॉपिक हैं। और मेले, त्योहार, रीति रिवाज और पोशाक, आभूषण, ये विशेष रूप से जनजातियों के संदर्भ में पढ़ने हैं। जनजातियों का विशेष संदर्भ यहाँ पर दे रखा है, तो ये पढ़ना है। हस्तकला वाला टॉपिक 2 बार आया है, तो इसको आप यहाँ पढ़ो चाहे वहाँ पढ़ो, एक ही चीज़ है। बाकी ये टॉपिक जैसे दे रखे हैं वैसे ही प्रश्न पूछे गए और वैसे आपको तैयार भी करना है। ठीक है, अब नया क्या जुड़ा है यहाँ पर, नया आपके जुड़ा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये आपको तैयार करनी है। और सेम टू सेम कंप्यूटर कहाँ पर है, आपके पटवार में। तो पटवार की तैयारी की है वही कंप्यूटर यहाँ पर काम आ जाएगा। बिल्कुल डिटो फोटोकॉपी यहाँ पर की गई है, वही उठा के चिपकाया है। तो ये बिल्कुल सिलेबस था। अगर इस सिलेबस से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।